हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब तक हम जो सॉल्व कर चुके हैं पेपर 1920 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2019-20 का जो पेपर था बीएड एंट्रेंस एमयू, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा है वो जाकर इन वीडियो को देख ले। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जो इसी साल पेपर हुआ है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि जो 1920 का जो पेपर था और जो इसी साल हुआ है पेपर, क्या वो उसका लेवल या फिर उसका जो मेथड है क्वेश्चन पूछने का, क्या वो थोड़ा वो चेंज हुआ है या फिर वैसा ही है जैसे कि 1920 के पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, तो हम 2021 और 22 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, और सबसे पहले इसकी जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक स्टूडेंट से ही मैंने पेपर लिया है, तो उसके ये टिक लगे हुए हैं, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। जो आपका ऑप्शन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो आपको लग रहा है कि वो ऑप्शन होना चाहिए वही आप चारों ऑप्शन को देखिएगा। ये नहीं है कि यहाँ पर टिक है तो ये राइट आंसर है। ठीक है, उसका अपना है जो उसने क्वेश्चन सॉल्व किया हो एग्जाम हॉल में और टिक किया, ये उसी के टिक लगे हुए हैं। क्लियर? तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एन आइडियल टीचर इज। एन आइडियल टीचर इज मतलब एक आइडियल टीचर क्या होता है, ये कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है ए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू हिज स्टूडेंट, या फिर ऑप्शन बी है गुड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ऑप्शन सी इफिशिएंट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, या ऑप्शन डी गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम आपको खुद अपने आप को क्या समझना है? एक आइडियल टीचर समझना है। और आइडियल टीचर कैसा होता है? आइडियल टीचर होता है कि जो बच्चों के लिए एक दोस्त का काम करे, गाइड का काम करे और बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्लास में, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे एक से हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम भी होती हैं। तो एक आइडियल टीचर वो होता है जो कि अपने स्टूडेंट का ख्याल रखे। सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं होता है, उसका ये भी ध्यान रखे कि किस बच्चों को किस में प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉल्व करे। तो यहाँ पर वही है। और पहले आप ये देखिए ऑप्शन में कि क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं और कौन से जो ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, एक कैपेबल है आंसर अपना मतलब आंसर होने के लिए। तो हमें एक अलग कर लेने हैं कि कौन सा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता और कौन सा आंसर हो सकता है, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए, एक को हम छोड़ते हैं, ए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। इसमें हम कुछ पॉजिटिव वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं तो पहले इसको छोड़ेंगे। ऑप्शन बी पर आते हैं, गुड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, देखिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन वहां से है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में क्लास में मैंने ये कराया था और उसमें ये ऑप्शन आया था मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन एमयू उठाता है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए, आगे को अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा ये। चलिए ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी, गुड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन, गुड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन का क्या मतलब है? एक टीचर है, अगर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो ऑलरेडी उसके क्लास में डिसिप्लिन रहेगा। एक आइडियल टीचर अगर है तो बच्चे उसकी क्लास में ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आइडियल टीचर वो होता है जो कि बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करता है। तो उसके जो रोल मॉडल जो बच्चा अपने टीचर को मानता है वो उसके सामने बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेगा, डिसिप्लिन में ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और वैसे भी डिसिप्लिन अगर रखना है तो ठीक है, पढ़ाइए और साथ में एक मोटी सी स्टिक लेके जाइए, बच्चा खुद डिसिप्लिन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, इफिशिएंट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम। इफिशिएंट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम,
ऐसा नहीं है, सारे ही टीचर अपना सिलेबस को करा ही देते हैं टाइम पर। कुछ ही टीचर होंगे जो मतलब टाइम पर सिलेबस ना कराएं, वरना तो ज़्यादातर टीचर अपना सिलेबस टाइम पर करा देते हैं। वो बात अलग है कि वो कुछ कुछ का कुछ करा देते हैं या कुछ बहुत अच्छे से करा देते हैं, कुछ नहीं करा, मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के करा देते हैं। लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। सिलेबस ऑन टाइम, सिलेबस ऑन टाइम सिलेबस करा देना, ये सब जो है आइडल टीचर का निशानी नहीं है, क्योंकि ये तो सभी कर लेते हैं। क्लियर। और वैसे भी सिलेबस कराना, रेक्टिफिकेशन कराना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। तो आपको इनसे ध्यान रखना है कि निगेटिव वर्ड जब भी ऑप्शन में आएगा वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, विद पेरेंट्स यहाँ पर क्या आया है, विद पेरेंट्स। या फिर एक ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ऑप्शन में, प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्रिंसिपल। क्लियर। तो देखिए गुड मेंटेनिंग, अगर यहाँ पर पेरेंट्स है या फिर प्रिंसिपल्स है, तो इनसे हमें मतलब नहीं होता है। टीचर का जो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए वो स्टूडेंट से होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर पेरेंट्स आए, प्रिंसिपल्स आए, बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले भी कोई पेपर अगर सॉल्व किए हैं तो उसमें प्रिंसिपल पेरेंट्स को लेकर काफी सारे ऑप्शन आए हैं। तो अब ये हमारा ऑप्शन नहीं होता। क्लियर। कि गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से रिलेशनशिप रखने का क्या मतलब है? क्या पेरेंट्स स्कूल आते हैं? क्या पेरेंट्स क्लास में बैठते हैं जो कि उनसे रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए? क्लियर। एक आइडल टीचर है कि बच्चों के बारे में सोचे, बच्चों की हर परेशानी और उससे वो वाकिफ हो, हर उनकी जो क्वालिटी है, किसी की अगर कोई डिसक्वालिटी भी है तो उससे वो वाकिफ हो टीचर, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे, जो बच्चों की नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो एक फ्रेंड क्या होता है कि हमारे फ्रेंड का मतलब है कि अगर फ्रेंड जैसा एक रिलेशन बच्चे से रख रहा है टीचर, तो जाहिर सी बात है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो बिना हिचकिचाहट के टीचर से बोल पाएगा। गाइड का मतलब है कि गाइड अगर बच्चे को किसी फील्ड में लग रहा है कि उसको गाइडेंस की जरूरत है तो टीचर वहां पर गाइड का काम कर सकता है। फिलोसफर कहीं कहीं मॉरल डाउन भी होता है तो वहाँ फिलोसफर का काम भी टीचर करे। ठीक है। और जब जिस टीचर में ये सारी क्वालिटी होंगी वो ऑलरेडी बहुत अच्छा आइडल टीचर बन ही जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2, टीचिंग इज कंसिडर्ड एन आर्ट, ए साइंस, बोथ एन आर्ट साइंस, या फिर एन ऑक्यूपेशन। देखिए इसमें बच्चे ने जो भी लगाया है तो आप इसमें मत जाइएगा, आप अपना ऑप्शन देखिए कि क्या हो सकता है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एन आर्ट, ए साइंस, बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस एंड ऑक्यूपेशन। एंड आर्ट को समझना बहुत जरूरी है, एंड इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट है, बिल्कुल हमारा नेगेटिव है। ऑक्यूपेशन, एक एजुकेशन का भी ऑक्यूपेशन नहीं बन सकता। हालांकि कुछ लोगों ने आज बना रखा है इसको ऑक्यूपेशन, अपना एक बिजनेस बना रखा है, लेकिन ये एक आइडियल टीचर या फिर एक जो एजुकेशन का मेन उद्देश्य है वो कभी इसमें नहीं हो सकता कि वो एक ऑक्यूपेशन की तरह काम करे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट है, निगेटिव वर्ड से ऑक्यूपेशन। ठीक है। एजुकेशन को ऑक्यूपेशन नहीं माना जाता। अब आते हैं ए एन आर्ट, ए साइंस। पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये दोनों, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या टीचिंग एन आर्ट ए साइंस है, बहुत है, या फिर अलग अलग है। देखिए ए आर्ट का मतलब है कि वो मेथड, वो टीचर अगर जो है एक टीचिंग आर्ट के हिसाब से कर रहा है तो ये है कि वो अपना एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीजें सॉल्व कर रहा है। अगर क्लास में किसी बच्चे को पेट में दर्द है तो वो ये नहीं है कि वहां पर साइंस लगाएगा, वहां पर वो जो उसका एक्सपीरियंस है, बच्चे की जो फीलिंग है उसको समझ के वो वहां पर डील करेगा। ठीक है। उसको मेडिसिन देगा, तब जाके वो अगर ठीक है तो क्लास में पढ़ाएगा, और नहीं तो उसको रेस्ट बोल देगा। क्लियर। ये साइंस क्या है? ये साइंस है सिस्टेमेटिक। ठीक है।
जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, जहाँ पर फैक्ट की बात होती है, और जहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आज जो है क्लास में अगर नाउन चल रहा है, नाउन का चैप्टर आज पढ़ाया है तो कल को वो टेंस पढ़ाने लगे। नहीं, एक सीक्वेंस होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद में जो भी है, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना और फैक्ट की बात करना, ठीक है, वो आता है साइंस में। तो आप मान लीजिए कि टीचिंग क्या है, ये आर्ट है या साइंस है, या बोथ एंड आर्ट एंड साइंस, ये बोथ है, ठीक है, ये बहुत है। क्योंकि यहाँ पर अपना आर्ट कैसे, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पे भी बच्चों को डील करता है, बच्चों को बताता है, बच्चों को समझाता है। और साइंस भी है क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से भी अपना सिलेबस कवर कराता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सपोज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, he does not pay attention in your teaching. In this case, what kind of treatment would you like for this student? कहना चाह रहा है कि सपोज करिए आप कि क्लास में एक स्टूडेंट है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम अपने आप को एक टीचर मान लेना है, इसीलिए यूनिट आती है बीएड के एंट्रेंस में, टीचिंग एप्टीट्यूड। वो जानना चाहता है कि आप टीचर बनने के काबिलियत रखते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को टीचर ही मानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, सपोज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ही डज नॉट पे अटेंशन इन योर टीचिंग। एक बच्चा है जिसको कोई बीमारी है और वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, आप पर मतलब आपकी टीचिंग पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इन दिस केस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक फॉर दिस स्टूडेंट? इस केस में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है मेक अ जोक फॉर हिम इन द क्लास, उसे हंसाएंगे। या फिर ऑप्शन बी पनिश हिम एवरी डे, उसको रोज पनिश करेंगे। या ऑप्शन सी कॉल हिम आउटसाइड द क्लासरूम एंड लुक इनटू द प्रॉब्लम सिंपैथेटिकली। या ऑप्शन डी सेंड हिज कंप्लेंट टू द स्कूल प्रिंसिपल। देखिए, अभी मैंने बोला स्कूल प्रिंसिपल आए या फिर पेरेंट्स आए, आपको वो ऑप्शन हटा देना है, क्योंकि प्रिंसिपल का यहाँ पर रोल नहीं है। बच्चे की प्रॉब्लम है, आप बच्चे के सामने है, बच्चा आपके सामने है, तो इसमें प्रिंसिपल का कोई रोल है ही नहीं। आपको ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको ही प्रॉब्लम, आपके ही सामने वो प्रॉब्लम आई है तो आपको ही फेस करना है। क्लियर? चलिए, एक ऑप्शन हमारा हट गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, मेक अ जोक फॉर हिम इन द क्लास। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे एज ए टीचर कि उसको खुश रखने के लिए जोक पर जोक सुनाएंगे, तो क्या बाकी स्टूडेंट नहीं है क्लास में? क्या वो अकेला बैठा हुआ है? क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, और अगर आपने ऐसा किया कि उसको हंसाने के लिए कोई जोक आपने सुनाया, तो बाकी बच्चे, कुछ बच्चे आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पढ़ाइए। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। पनिश हिम एवरीडे, ऑलरेडी वो बीमार है और आप इसको पनिश करेंगे एवरीडे, ये तो और बीमार हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन सी हमारा निकल के आ गया राइट आंसर। कैसे हो गया राइट आंसर? कॉल हिम आउटसाइड द क्लासरूम, बिल्कुल आप उसको बाहर बुलाइए। एंड लुक इनटू द प्रॉब्लम सिंपैथेटिकली, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप जानिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए। क्या वो बीमार बच्चा है तो उसको किस चीज की जरूरत है? आपकी सिंपैथी की जरूरत है, ना कि आपकी पनिशमेंट की। क्लियर? तो ऑप्शन सी, और जो है बच्चा फिर थोड़ा नॉर्मल भी होना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बिसाइड्स टीचिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द स्कूल? कहना चाह रहा है कि आप एक टीचर हैं और टीचिंग करते हैं, तो आप क्या टीचिंग के साथ क्या करना पसंद करेंगे? जैसे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम बच गया तो आप क्या करना पसंद करेंगे, या फिर टीचिंग के साथ साथ आप और क्या करना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक टीचर की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स, चलिए एकेडमिक आया है यहाँ पर, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिसिपेशन इन स्कूल पॉलिटिक्स। स्कूल पॉलिटिक्स क्या मतलब है इस चीज का? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए तो पॉलिटिशियन ही बहुत हैं, टीचर भी पॉलिटिक्स करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट। भले से वो स्कूल पॉलिटिक्स है, लेकिन ये कोई मतलब है तो पॉलिटिक्स ही, ठीक है। और एजुकेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। ऑप्शन सी, टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एट होम, नहीं।
रेस्ट करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ है। आप वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, अपने स्टूडेंट के बारे में सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व रहिए जिसमें स्टूडेंट का फायदा हो रहा है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन डी मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे इसको भी लगा देते हैं, कोचिंग क्लासेस जहाँ उन्होंने देखी कि लगा दिया कि मोटिवेट करेंगे बच्चों को कोचिंग करने के लिए कि हाँ भाई कोटा चले जाओ, हाँ भाई ये कर लो, हाँ भाई वो कर लो, ठीक है, या फिर हमारी एक कोचिंग चल रही है वहाँ पर आ जाना, एक्स्ट्रा टाइम दे देना हमें, कुछ इस तरह से टीचर बोलते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन हमारा निगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? कोचिंग क्लास, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आता, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऑप्शन घुमा फिरा के ही एमयू देता है, रिपीट कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो जाए, कुछ वर्ड्स घुमा देता है। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडी, अगर ये होता तो ये भी ठीक हो जाता, या फिर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर सोशल वर्क, ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आया है कोचिंग क्लासेस, कोचिंग, या फिर आपको इसकी जगह मिल जाए अगर ट्यूशन, ठीक है। इस तरह के अगर वर्ड आपको देखने को मिले तो ये होते हैं निगेटिव वर्ड्स, और निगेटिव वर्ड्स जिस ऑप्शन में आए वो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि अगर कोचिंग क्लास के लिए मोटिवेट करना है, अगर ट्यूशन के लिए मोटिवेट करना है, तो फिर आपका क्या काम है स्कूल में? आप क्या कर रहे हैं फिर इस बच्चे के साथ? आप क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फिर आपने स्कूल में बुला के उसको बोल दीजिए सीधा कोचिंग में जाइए। तो ये ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हुआ। एज ए टीचर, एज ए आइडियल टीचर, आपको जो भी करना है, जो भी पढ़ाना है वो क्लास में पढ़ाना है, कोई कोचिंग वोचिंग का उसको नहीं बताना है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स, ये हमारा राइट हो गया। कैसे राइट हो गया? क्योंकि अगर आप कल्चरल एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे को जो है एक्स्ट्रा करिकुलम करने में जो है ये चीजें हेल्प करेंगी और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Which aspect of students must be given importance by a teacher while imparting knowledge in the classroom? आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास चल रही है और आपको नॉलेज देनी है बच्चों को, मतलब पढ़ाना है। इस तरह से ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें, आप पढ़ा रहे हैं आप, तो किसके बेस पे आप बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? कि कोई बच्चा अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रखता है तो आप उसको देखकर पढ़ाएंगे, बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पर आप पढ़ाएंगे, या फिर लेवल ऑफ एस्पायरेशन कि किस बच्चे का एस्पायरेशन लेवल हाई है उसको पढ़ाएंगे, जिसका लो है उसको नहीं पढ़ाएंगे, या फिर एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स कि अगर पेरेंट्स जितना एजुकेटेड है उस बच्चों को उतना ही आप पढ़ाएंगे। अगर किसी के पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, अगर किसी के पेरेंट्स प्रोफेसर है तो आप उसको बहुत ज्यादा ही पढ़ाएंगे, या फिर इस तरह से इसमें कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिए इसमें बच्चे ने लगा रखा है लेवल ऑफ एस्पायरेशन। मैं बता देती हूँ उसको, ये गलत है। लेवल ऑफ एस्पायरेशन क्या है कि कुछ बच्चों का लेवल बहुत हाई होता है कि मुझे ये करना है, शुरू में इनको पता चल जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है। कुछ बच्चों का तो ये भी होता है कि वो 10th में अगर पूछोगे बोल देंगे मुझे आईएएस बनना है। अब तो 8th क्लास में भी बोल देते हैं बच्चे कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता कि आईएएस होता क्या है 8th क्लास में या 10th क्लास तक में। तो क्या अगर इस बच्चे से बोलेंगे कि इसका एस्पिरेशन बहुत हाई है, इसका लेवल, इसको हम जरूर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और या फिर जो बच्चा इसको नहीं जानता उसको नहीं पढ़ाएंगे, ये तो इसका कुछ टारगेट ही नहीं है, हम इसको पढ़ा के क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसमें बताने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का ये लेवल बहुत लो है तो आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चे 12th तक बहुत ले दे के पास हो पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत कम मार्क्स से पास हुए हैं और आफ्टर 12th उन्होंने बहुत अच्छा किया है और वो आईएएस तक भी बने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी नॉलेज नहीं दे सकते। क्लियर? तो ये हमारा एलिमिनेट हुआ। एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, मैंने पहले ही बोल दिया, पेरेंट्स आए या फिर प्रिंसिपल आए, ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन में देखने को मिलेगा लास्ट ईयर में, या फिर काफ़ी सारे पेपर है जो आप सॉल्व करेंगे उसमें भी ऐसे कुछ ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अगर कोई प्रोफेसर का बच्चा है तो आप उसको ज़्यादा ही ध्यान देंगे,
या फिर कोई अगर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा अगर उसी क्लास में बैठा है तो आप उसको जो है ध्यान नहीं देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देख के बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऑप्शन बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें राइट आंसर है। कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि अगर जो आपने देखा है क्लास में, एज ए टीचर आप देखेंगे क्लास में, जब आप टीचर बन जाएंगे बीएड करने के बाद में, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं। क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। कुछ अबव एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। क्लियर? तो क्या इन 3 लेवल जो आपको देखने को मिला, और एबव एवरेज में भी कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, जो कि 2-3 ही होते हैं उसमें संख्या में। तो क्या इन सब की नीड्स एक सी है कि सब एक? या अगर आपने इंटेलिजेंट बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर क्लास में 10 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दिए, तो जो बिलो एवरेज है उसका तो बैंड बजना तय है कि वो कर ही नहीं पाएगा, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो बड़ी आराम से कर लेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान ही नहीं रखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है बच्चों में, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर अपनी नॉलेज जो देंगे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के देंगे, उसकी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग शोज आइडियल इमेज ऑफ अ टीचर इन द क्लासरूम। आइडियल टीचर से देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये अब तक का पेपर में। टीचर एज ए, ऑप्शन ए गाइड एंड फैसिलिटेटर, ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर, या ऑप्शन डी अनस्किल्ड मैनेजर। सबसे पहले इसी को हटाइए, अनस्किल्ड। पहली बात तो अनस्किल्ड ही मिल गया। अब इसमें मैनेजर है तो मैनेजर का भी कोई काम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, ये कोई बैंक नहीं चल रही है, इसमें मैनेजर होगा। ठीक है, स्कूल की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, तो ये खत्म। ऑप्शन सी पर अगर देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, तानाशाह। तानाशाह मतलब हिटलर टाइप का। आपने हिटलर को तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर तो ये भी नहीं। अब फ्रेंड पे आ जाते हैं, और ऑप्शन ये दो हमारे पास बचे, गाइड एंड फैसिलिटेटर और फ्रेंड। फ्रेंड भी इसमें सही है क्योंकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें फ्रेंड भी था, लेकिन आपने ध्यान रख दिया होगा कि फ्रेंड के साथ गाइड भी था और गाइड के साथ फिलोसफर भी था, इसलिए वो ऑप्शन हमारा सही हो गया था। यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, तो फ्रेंड से ज्यादा जो हमारा ऑप्शन हमें मोस्ट पॉजिटिव यहाँ नजर आ रहा है वो आ रहा है गाइड एंड फैसिलिटेटर। अगर फ्रेंड है, बच्चे की कोई दिक्कत है, वो उसको शेयर कर रहा है टीचर को, ठीक है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अगर वो एक गाइड का काम नहीं कर रहा है कि बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर एक आइडियल टीचर आप नहीं है, आप एक फ्रेंड है, और फ्रेंड वैसे ही जैसे और फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गाइड एंड फैसिलिटेटर। इन दोनों में मोस्ट पॉजिटिव जो है फ्रेंड में और गाइड में वो गाइड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड स्कूल इज इस्टेब्लिश्ड। वो कौन ऐसा कहाँ हम स्कूल इस्टेब्लिश करें जिससे वो गुड स्कूल बन सके? नियर द सिटी, सिटी के पास, या फिर इन ए रूरल एरिया, या फिर अमंग द बिग कॉलोनीज, या फिर इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ये तो आपको सेंस से भी कर देना था। ऑप्शन डी इसका राइट है, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के पास जितना बच्चों को आप लेके जाएंगे वो उतना ही उससे जुड़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इंक्लूसिव क्लासरूम होते क्या हैं, तब आप बाकी ऑप्शन पे काम कर पाएंगे। इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जिसमें इंक्लूसिव क्लासरूम वेलकम ऑल स्टूडेंट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उसमें अमीर का भी बच्चा है, उसमें गरीब का भी बच्चा है, उसमें एक फिजिकली रूप से जो फिट है वो भी बैठा हुआ है, और जो व्हील चेयर पर बच्चा बैठा हुआ है वो भी पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हर बच्चे को वहां पर बैठने की फैसिलिटी है, वहां पर किसी बच्चों को नहीं रोका जा रहा है। इस बेस पे बच्चों को नहीं रोका जा रहा है कि आप ब्लाइंड हैं, या फिर इस बेस पे बच्चों को नहीं रोका जाएगा कि आप चल नहीं पाते।
इंक्लूसिव क्लासरूम वही क्लासरूम होते हैं जिनमें कह सकते हैं हिंदी में समावेशी क्लासरूम, मतलब जिसमें सभी टाइप के बच्चे, एक जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो भी बैठ कर पढ़ पाएं। स्पेशल जैसे कि फिजिकल डिसेबल होते हैं वो भी फिजिकल उसमें आते हैं, स्पेशल बच्चों में आते हैं वो, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चों के साथ जो है स्पेशल बच्चों का पढ़ना, यही होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो आप देखिए ऑप्शन ए देखिए, लेस इम्फेसाइज, और इसमें क्या पूछा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, मतलब आपको यहाँ पर निगेटिव चीज निकाल देनी है। लेस एम्फेसाइज ऑन ग्रेड्स एंड मार्क्स, ग्रेड्स एंड मार्क्स का मार्क्स पर कम बल देता है। या ऑप्शन बी, मोर एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब इस बच्चे ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये किया, इसने लीस्ट की जगह मोस्ट कर दिया, ठीक है। ये समझ नहीं पाया कि लीस्ट की जगह मोस्ट इसने कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मोर एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प से सीखना, एक दूसरे को सहयोग करना। अगर कोई व्हील चेयर पे है तो बाकी बच्चे उसको सहयोग कर रहे हैं कि आप हम आगे बैठिए क्लास में, ठीक है, ये होता है। और इसने क्या, और इसी पर तो बल दिया जाता है कि स्पेशल बच्चों पर जो है, ऐसा नहीं है कि वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ टीचर ने कैसे भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसने मोस्ट कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर पूछा है लीस्ट। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, प्रोवाइड करना मोर अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। वैसे मोस्ट है ये, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमसे लिस्ट पूछा है। टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, लेस एम्फेसाइज ऑन ग्रेड्स एंड मार्क्स, क्या लिस्ट है इसमें, लेस एम्फेसाइज ऑन ग्रेड्स एंड मार्क्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग डिवाइस। इसमें कौन सा फंक्शन जो है नहीं है, नॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया करे तो नोट पे सबसे पहले सर्किल बनाया करो, ताकि ध्यान में रहे कि नोट पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। वरना कुछ बच्चे नोट पे ध्यान ही नहीं दे पाते और वो ऑप्शन गलत कराते हैं। तो फंक्शन नहीं है टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस का। टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस का मतलब कि जो कोई टीचर अगर टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस को यूज करके अपनी टीचिंग प्रोसेस कर रहा है तो उसमें उसका फंक्शन जो नहीं है। जैसे कि अगर कोई टीचर प्रोजेक्टर पर बच्चों को पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों क्या होती हैं टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए है, टीच समथिंग थ्रोली टू द स्टूडेंट, या फिर ऑप्शन बी है, टीच क्विकली, या फिर ऑप्शन सी, क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, रिमूव एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द स्टूडेंट। टीचर्स क्या पूछा है, नोट पूछा है, तो नोट क्या होगा, टीच समथिंग थ्रोली टू द स्टूडेंट, ये तो है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है, टीच क्विकली, बिल्कुल। जब टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस का हम यूज करते हैं तो टीच क्विकली हो जाता है, क्योंकि अगर आप डिजिटल बोर्ड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक टीचर है कि वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो आपका जल्दी उसमें कवर होगा सिलेबस और आप अच्छे से बता भी पाएंगे। और उसमें डिफरेंट टाइप के जो भी पिक्चर्स जो कि उसमें टॉपिक से रिलेट करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उससे टीच क्विकली हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन सी है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, बिल्कुल अगर इससे क्रिएट होगा इंटरेस्ट बच्चों में, तो ये भी सही है। रिमूव एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द टीचर्स, क्या ये ऐसा है कि ये फंक्शन नहीं है, रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द टीचर्स। अगर एक स्टूडेंट एक टीचर है कि जो वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड बोल लीजिए, और एक है जो डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहा है, तो डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहा है तो पहले वो क्या बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, पीडीएफ बनाएगा, तब आएगा अपना कंटेंट तैयार करके आएगा। ऐसा तो नहीं ना खड़े होकर बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दिया, या मान लो कि प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहा है तो उससे पहले वो कंटेंट रेडी भी तो करेगा, अपना करेगा कि नहीं करेगा। ब्लैक बोर्ड पर टीचर आ रहा है, कोई पीपीटी नहीं लगानी इसको, कोई पीडीएफ नहीं लगानी इसको, सीधा आया चौक उठाया और पढ़ाना शुरू, तो क्या आपको लगा कि इसने बर्डन कम कर दिया? नहीं, बर्डन कोई कम नहीं किया, जबकि बच्चों का बर्डन जरूर कम कर दिया। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का बर्डन इतना कम हो गया है कि डिजिटल बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है और अपनी जो रिटन उसमें नोट्स बने उसको वो भी बच्चों को सेंड कर रहा है कि लिखने की जरूरत नहीं है, ये ले लो नोट्स और पढ़ लो। तो बर्डन किसका कम हुआ?
स्टूडेंट का, ना कि टीचर्स का। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें बी क्यों नहीं है? क्योंकि टीच क्विकली, नॉट पूछा है। टीच क्विकली बिल्कुल होता है, क्विकली पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक, द फंडामेंटल ऑफ टीचिंग प्रोसेस। अब बताइए क्या हो सकता है? कौन फंडामेंटल नहीं है टीचिंग प्रोसेस का? ऑप्शन ए एम्फेसाइजिंग द लर्नर, गाइडिंग द लर्नर, प्रमोटिंग द लर्नर, या फिर ट्रेन द लर्नर। देखिए, एम्फेसाइजिंग द लर्नर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लर्नर पर ध्यान देना, उसको पढ़ाना, उस पर बल देना, ये हमारा राइट है। गाइडिंग द लर्नर, गाइड करना, बिल्कुल सही है। प्रमोटिंग द लर्नर, ये भी सही है। लेकिन ट्रेन द लर्नर इसमें नहीं होगा। क्यों? नॉट पूछा है तो हमारा ट्रेन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सर्कस नहीं है, ये टीचिंग है, कि आप एक हाथी की तरह बच्चों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं कि बॉल पर चढ़ के आपको सर्कस करना है। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड नहीं होगा, और बच्चा, छोटा सा बच्चा ट्रेंड हो भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? डी। क्लियर? ये नहीं है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए टीचर। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है टीचर का? नॉट ज्यादा पूछता है, ताकि बच्चे का ध्यान नॉट पर नहीं जाए और वो गलत कराए। द टीचर एज ए मोटिवेटर, द टीचर एज ए मॉडल, द टीचर एज एन इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट, द टीचर एज ए ट्रेनर। अब मैं आपको बता दूं, मोटिवेटर बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे का मॉरल बार बार डाउन होता है, तो वहाँ टीचर का काम होना चाहिए कि वो मोटिवेट बच्चों को रखे। ठीक है, और आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि बच्चे का मॉरल दिन व दिन, आपको सुबह में कुछ और मिलेगा, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और। इसलिए टीचर का रोल होता है कि वो मोटिवेट करता रहे अपने बच्चे को। और सेकंड आता है द टीचर एज ए मॉडल। यहाँ पर मॉडल इस बच्चे ने जो भी सोच के लगाया हो, ये गलत ही है, क्योंकि आंसर नहीं है ये। मॉडल फंक्शन है टीचर का। क्यों? क्योंकि वो मॉडल, ये वाला मॉडल नहीं, जो मॉडल्स होती हैं, वाला मॉडल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो मॉडल की बात हो रही है जिससे बच्चा अपना मॉडल समझता है, रोल मॉडल। ठीक है, इसमें रोल हटा दिया है, रोल मॉडल समझ रहा है यहाँ पर बच्चा। क्लियर? ऑप्शन सी है द टीचर एज एन इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट। इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आ जाएगा ये द टीचर एज ए ट्रेनर। ये नॉट, मतलब ये हमारा आंसर है। द टीचर एज ए ट्रेनर, ट्रेनर का काम टीचर नहीं करता। ठीक है, वो ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, ट्रेंड नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ध्यान रखना है, लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा, ये भी ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेटिव एबिलिटी, चलिए देखते हैं, होती है, टीचर के अंदर होनी चाहिए कम्युनिकेटिव एबिलिटी। अगर वो उसके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो बता नहीं पाता बच्चे को, तो एक्सप्रेस जो है नहीं कर पाता अपनी नॉलेज को, तो वो हमारा आंसर, वो एक अच्छा टीचर नहीं है। ऑप्शन बी पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड इट्स प्यूपिल्स। चलिए देखते हैं आगे। स्कॉलरशिप, इसका तो कोई लेना देना इस क्वेश्चन से है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, यहाँ कोई वो नहीं चल रहा है फंक्शन जो कि वो ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी उसके अंदर हो, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब आ जाता है दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं, ए और बी, इस पर काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन मोस्ट हमारा ये हो जाएगा पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड इट्स प्यूपिल, कि उसका जो भी क्लास में वो बता रहा है, पढ़ा रहा है, वो क्या कर पाए, रिलेट कर पाए इससे जो रियल लाइफ है,
जो रियल लाइफ है उसके बच्चों को क्या कर पाए, उससे रिलेट कर पाए अपने टॉपिक को। क्लियर? तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज इंडल्ज इन mischievous activities in the class, ए टीचर शुड, बैक बेंचर हैं आपकी क्लास में, वो क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपको वहां क्या करना चाहिए एज ए टीचर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर के तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हालांकि इसमें एक दो वर्ड घुमा के दिया है, लेकिन बैक बेंचर से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से काम करना है, एक एक ऑप्शन पे भी काम करना है। ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। पनिश देम, उनको पनिश करेंगे, या फिर आस्क देम टू सिट इन द फ्रंट बेंचेस, या फिर नन ऑफ द अबव। देखते हैं पहले, लेट देम टू व्हाट दे आर डूइंग, उनसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या आप ये सही है, आप उनके टीचर हो या फिर वो आपके टीचर हैं, ये बताइए। क्या उनसे पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मतलब क्या कर रहे थे, क्या आपने जो देखा वो ठीक नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है आपको कि उनसे पूछेंगे कि क्या कर रहे थे। आपको पता है यहाँ पर दे रखा है पहले ही, मिसबिहेव एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। पनिश देम, पनिश नहीं कर सकते उनको, तो ये भी गलत होगा। आस्क देम टू सिट इन द फ्रंट बेंचेस, बिल्कुल उनसे बोलिए उठाइए बैग, आगे आके बैठिए, और जब आपके फ्रंट पर वो बैठे हुए होंगे तो वो ये बिहेव जो वो है मिसबिहेव वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। अच्छा, एक टीचर है जो कि विजुअल एड्स यूज कर रहा है अपनी लर्निंग को, मतलब जो भी टीचिंग प्रोसेस है, तो वो लर्निंग को क्या करना चाह रहा है, सिंपल या फिर नॉलेजेबल या फिर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप बताइए कि जो विजुअल एड्स क्या होते हैं। एड्स होते हैं, मतलब वाला एड्स नहीं है ये साइंस वाला, ये एड्स है कि मतलब जो चीज़ें यूज करता है टीचर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, तो एक और जो एड्स होते हैं वो ऑडियो एड्स, मतलब ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स दोनों होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के ये एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल दोनों। तो ये क्या होता है, ऑडियो जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो पे कोई क्लास चलाना, ठीक है, आता भी है शायद, बच्चों की क्लासें चलती हैं इस पे। और विजुअल क्या होता है, विजुअल होता है जिसे बच्चा देख पाए, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, जैसे कि प्रोजेक्टर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। क्लियर? ऑडियो विजुअल वो होते हैं जिसमें वो देखने के साथ साथ वो वॉइस भी सुन सके, जैसे कि लेक्चर, आजकल चलता है लेक्चर, तो उसमें क्या आता है, वॉइस भी आती है और उसमें बच्चा टीचर को भी देख पाता है, तो ये हो गया ऑडियो विजुअल एड्स। तो अब यहाँ पूछा है विजुअल एड्स के बारे में। विजुअल एड्स का मतलब जैसे कि आप डिजिटल बोर्ड पे कोई पिक्चर्स के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, लर्निंग क्या होगी, सिंपल होगी या फिर नॉलेजेबल होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जो नॉलेजेबल होगी, कि इससे पहले जब डिजिटल बोर्ड नहीं थे, यहाँ पर वैसे सिंपल बोर्ड पे पढ़ाता था, कि नॉलेज नहीं होती थी, होती थी, नॉलेजेबल ही होती थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा अगर विजुअल एड्स को वो पढ़ा रहा है दिखा के। अब आता है सिंपल, और सिंपल और इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। यहाँ पर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। अगर विजुअल एड्स का यूज करके कोई लर्निंग प्रोसेस कर रहा है तो वो इंटरेस्टिंग भी बना रहा है और इफेक्टिव भी बना रहा है, क्योंकि ये बोला गया है कि जितना बच्चा देखता है, जब बच्चा देख के और जो पिक्चर्स वगैरह है उसको देख के अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, सिंपल भी नहीं होगा। क्लियर? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचिंग डज नॉट मीन, एक अच्छी टीचिंग का मीन नहीं है इसमें जो भी है। ऑप्शन ए, हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट टू हिज इन्वायरमेंट, या फिर लीडिंग टू इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर ऑप्शन सी, हेल्प इन सिक्योरिंग गुड गवर्नमेंट जॉब, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिविटीज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए अपॉर्चुनिटीज,
तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट पॉजिटिव वर्ड्स होता है, और वो हमारा आंसर, आंसर क्या होगा, वो हमारा एलिमिनेट नहीं होगा, वो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट, ठीक है, तो ये तो गुड टीचिंग का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटीज, ये हमारा तो इसके हिसाब से नॉट तो नहीं है। देखते हैं हेल्प इन सिक्योरिंग गुड गवर्नमेंट जॉब। गुड टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को गुड गवर्नमेंट जॉब कर दिला दे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद गुड जब गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन वो ह्यूमिलिटी नहीं रखते, उनके अंदर ह्यूमिलिटी नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे नहीं है, मतलब सारे नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ के अंदर ये चीज़ देखी गई है। तो गुड टीचिंग का मतलब ये नहीं है, गुड टीचिंग का मतलब है कि गुड ह्यूमन बनाना बच्चे को, ठीक है। ऑप्शन बी, लीडिंग टू इमोशनल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर आए, वो स्टेबल होना जाने अपने जो है इमोशन पे, कि कहाँ उसको इमोशनल होना है कहाँ नहीं, ये सब चीज़ों को एडजस्ट कर सके, ठीक है, अपने आप को। हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट टू हिज इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट टू हिज इन्वायरमेंट। बिल्कुल, गुड टीचिंग का मतलब है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट करना सीख जाए। अगर कोई परेशानी आती है तो वो इसमें टूटे नहीं, उसका सामना करे। तो ये भी सही है। इसमें क्या पूछा है, नॉट पूछा है। अच्छा, नॉट देखना है यहाँ पर, तो नॉट में ही आ जाएगा हेल्प इन सिक्योरिंग गुड गवर्नमेंट जॉब, ये नहीं है, ठीक है। गुड गवर्नमेंट जॉब दिलाना गुड टीचिंग का मीन नहीं है। चलिए, आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन पर ही रुकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी जो है वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प। इसमें अपने 15 जो क्वेश्चन किए हैं, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को ही सारे पेपर्स कराए थे, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए थे, कि क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वही रिपीट हैं, लौट फेर के, कि 2-4 वर्ड घुमा फिरा के वही रिपीट हो रहा है। तो आपका काम है कि आपको एक एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सीट मिल जाए एमयू की बीएड में, तो आपका ये काम है, ठीक है। बाकी स्टडी करते रहिए। शुक्रिया। क्यों हंस रही हो तुम, है 42 मिनट